हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री लेसन 1 एंड द नेम ऑफ लेसन इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। ओके, एंड द टॉपिक इज पॉइंट 1 द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके स्टूडेंट्स, मेनली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोसाइटी, about the condition of society of the French during the late 18th century. Okay, before this we have already learned about the revolution of French, okay, which was held on 14th July 1789. okay, तो हमने वहाँ देखा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था कल पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिवॉल्यूशन जो हुई 1789 में उसकी रीज़न क्या थी, क्या रीज़न थे, उसके क्या इफ़ेक्ट हुए। तो हम लोग इसको रीज़न को वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखेंगे। बट हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसी पॉइंट का एक अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी जो थी उसकी क्या कंडीशन थी, उसमें किस प्रकार के लोग रह रहे थे, उसकी राइट्स क्या थे, उसके जीवन जीने की शैली क्या थी, और वो जो पहले गवर्नमेंट थी वो किस तरह से रन करती थी। हम इन तमाम बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखें। ओके बेटा, अगर आपके पास हिस्ट्री की बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 4 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। तो आपको मैं दिखा दूँ एक बार, ये पेज नंबर आपका 4 है, ठीक है। हम इस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यह है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, आइए चलते हैं। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। बात ध्यान से समझने की जरूरत है। स्टार्टिंग से ये स्टोरी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1774 में, यानी कि 1774 ईस्वी में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली का था, उसके फैमिली में पहले उसके पिताजी या जो भी है किंग रहे हैं, उनके बाद जो है लुइस 16 गद्दी पर बैठा फ्रांस का। ओके, ही वाज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंथेते। ये जब लुइस 16 जब बर्बन डायनेस्टी का जो मतलब मेंबर्स है, जब वो राजगद्दी पर बैठा फ्रांस का, तो उसका एज मात्र उस समय कितना था, 20 years, और उनकी शादी भी हो चुकी थी। एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी जिनका नाम था मैरी एंथेते। ओके, अपॉन हिज एक्सेशन अ न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे उन्होंने गद्दी पर बैठा और सब कुछ कार्यभार संभालने के बाद, जब उन्होंने देखा कि जो राजकोष है, खजाना जिसको बोलते हैं, पैसे की जो स्टोरी जो होती है, तिजोरी वगैरह, मतलब मेन इनकम, वो देखा कि बिल्कुल खाली हो चुका है। दैट मीन्स उसमें बहुत ही कम अमाउंट में मतलब अमाउंट है वो। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, यानी कि लंबे समय से जो वार चल रहे थे, तो वहाँ का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो क्या हो चुका, ड्रेन हो चुका था, गिर चुका था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावर्जेंट कोर्ट एट द मेमनेंस पैलेस ऑफ द वर्साइल, यानी कि इस पर एक तो ट्रेजरी खाली था। इसके बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो राज दरबार में कर्मचारी वगैरह काम करते, अफसर जो काम कर रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा खर्च आते थे। उसको मेंटेनेंस करने के लिए इसको पैसे और चाहिए होते हैं। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एम्पटी ब्रिटिश। देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो लगभग दुनिया के बहुत सारे कंट्री पर अपना मतलब अधिकार जमाया था, जहाँ शासन किया है। हमारे कंट्री में भी आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है, सुना है, समझा भी है। तो ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे कंट्रियों पे अपना राज्य चलाया है। तो वहाँ पर जो फ्रांस में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। उसके साथ साथ और जो अदर कंट्री हैं, 13 कंट्री को खुद फ्रांस ने उसको इंडिपेंडेंस होने के लिए उनका हेल्प किया था, ठीक है। The war added more than 1 billion livres to the debt that had already risen to more than
2 बिलियन लीवर्स। देखिए लीवर होता है वो रुपीज़ कहते हैं, करेंसी, ये फ्रांस का करेंसी है लीवर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लीवर जो है यहाँ पर वार की वजह से उस पर 1 बिलियन और लीवर ग्रुप में कर्ज जो है उस पर ऐड हो गया, जबकि पहले से ही उस पर 2 बिलियन कर्ज ऑलरेडी लदे हुए थे। यानी कि देखा गया कि जब बर्बन या आपको लुईस 16 जब गद्दी पर बैठा, एक तो पहले से ही वहाँ पर मतलब जो है पैसे की किल्लत थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और वार की वजह से इस पर और 1 बिलियन ट्रिलियन का जो है लोड बढ़ गया, जो कि पहले से ही 2 बिलियन का उस पर मतलब लोड था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ लीजेंड टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और जहाँ से ये पैसे ले रहे थे अपने कार्य को मेंटेन करने के लिए, वो क्या किया, टैक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके उस पर 10% रेट कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend to increase percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expense such as the cost of maintaining the army, the court, running the government offices and universities. The state was forced to increase taxes। यानी कि इतने सारे खर्च होने के बाद खर्च को मेंटेन करने के लिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, यानी कि लुईस जो 16 की जो सरकार थी, वो क्या किया, टैक्स के रेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ताकि भाई उसको मेंटेनेंस करना था, अपना ऑफिस मेंटेनेंस, जो सैनिक थे उसको पेमेंट करना था, जो दरबारी थे, जो दरबार में अफसर काम करते उसको करना था, गवर्नमेंट चलाने में भी खर्च आते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, इन तमाम चीज़ों को खर्च को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स की जो अमाउंट थी उसको इंक्रीज कर दिया। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सॉफ्ट, हालांकि ये भी उसके मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाता था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेजर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स टैक्स पे। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रेंच सोसाइटी था वो आपको 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो क्या था वो 3 भागों में डिवाइड हो चुका था, 3 कैटेगरी में, 3 स्टेट में, और जो टैक्स पे करने का काम था वो केवल एक ही जो कैटेगरी के लोग टैक्स पे करते थे। आइए हम इसको समझते हैं आपके इस माध्यम से कि कौन कौन से ग्रुप बनाए गए थे उस समय। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेट जो पहला ग्रुप था फ्रेंच सोसाइटी का वो था क्लेर्गी का, यानी कि इसमें धनी मनी लोग थे जो राजशाही परिवार के इसमें लोग आते थे। दूसरा जो है इस सेकेंड स्टेट में था नोबिलिटी, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मतलब उच्च कुलीन खानदान से आते हैं वे लोग थे। और जो थर्ड स्टेट थे, आप इस देखिएगा कि इन दोनों के अलावा जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, जितने भी इकोनॉमिक कंडीशन या सोसाइटी में और जो ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप के लोग कहाँ रहते थे, थर्ड स्टेट में। जैसे यहाँ पर है बिजनेसमैन हैं, पीजेंट्स हैं, कोटीज हैं यानी कोर्ट्स वर्कर्स हैं, और लेबर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इसमें जो है आपको रिच और पुअर दोनों लोग रहते थे, किसमें, थर्ड स्टेट में। कहाँ पर, थर्ड स्टेट में। दैट मीन्स बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे बिजनेसमैन, छोटा व्यापारी से लेकर खुदरा दुकानदार तक, आपको पीजेंट, छोटे पीजेंट से लेकर के बड़े मतलब छोटे फार्मर तक, बड़े फार्मर तक, कोटीज और लेबर में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड था, जबकि बहुत सारे ऐसे थे जो लैंडलेस, यानी कि थर्ड स्टेट में जो लोग थे वो एक सिंपल साधारण या मध्यम वर्ग के लोग को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार 3 ग्रुपों में क्या था, फ्रेंच सोसाइटी आपका डिवाइड था। आपके बुक में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको इजीली देख सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, दिया है फर्स्ट स्टेट क्लेर्गी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में आपको 3 ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको अपने बुक में देख लीजिएगा, फिगर नंबर आपका 2 है, पेज नंबर 4 पे है। आगे देखते हैं, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। यानी कि जो स्टेट बटा हुआ था ये वंश परंपरागत था, यानी कि जिनका जन्म फर्स्ट स्टेट में हुआ है तो हमेशा फर्स्ट में रहेंगे चाहे वो वर्क कुछ भी करते हों, जिनका सेकेंड में हुआ है वो सेकेंड में रहेंगे चाहे वो वर्क कुछ भी करते हों, और जो थर्ड में हो थर्ड में तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको ऊपर जाने कोई चांस नहीं है, कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये फेडरल सिस्टम था। द टर्म ओल्ड रिजम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फ्रेंच बिफोर 1789, यानी कि इसमें डिफाइड किया गया था। अब साथ यहाँ पढ़ लेते हैं प्रत्येक स्टेट के बारे में कि किस स्टेट की क्या कंडीशन थी और उसकी पॉलिटिकल्स जो राइट्स थे वो क्या थे। फिगर 2 है जो मैंने आपको दिखाया है, सो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स
इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। ये फिगर वहीं शो कर रहा है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांस की समाज थी, वो किस प्रकार के अपने समाज को ऑर्गेनाइज करते थे। ओके, पीजेंट मेड ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए सबसे अधिक जो पॉपुलेशन थी जिनकी, वो कौन थे? वो पीजेंट थे, वो फार्मर्स थे, बिग फार्मर्स थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। और इस 3% यानी कि जो 90% लोग थे, उसके पास केवल कुछ परसेंट ज़मीन थी जो उनकी थी, ठीक है। और अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, जबकि 60% जो लैंड्स है, ज़मीन है, भूमि है, वहाँ पर नोबल्स के पास हुआ करती थी। एंड द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और जो नोबल्स थे, जो रिचर मेंबर थे या जो चर्च के लोग थे, वे लोग थर्ड स्टेट के लोगों को ही बनाते थे। द मेंबर्स ऑफ द टू स्टेट दैट इज अ क्लेरगी एंड द नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। जो ये दो स्टेट हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं, इनको जन्म से ही कुछ सुविधाएं, कुछ प्रिविलेज दी गई थी जिनका ये लाभ ले रहे थे। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन दीज पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो क्लेरगी और नोबिलिटी, सबसे रिच पर्सन भी थे, इनके पास लैंड रिसोर्स भी ज़्यादा था, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस ग्रुप को टैक्स से बाहर रखा गया। ये ग्रुप टैक्स पे नहीं करता था। कौन? फर्स्ट टू स्टेट, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, दैट मीन क्लेरगी एंड नोबिलिटी, नोबल। ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका दीज इंक्लूडेड फेडरल ड्यूटीज। और ये मतलब जो है फेडरल सिस्टम के अंदर वंश परंपरागत चलता था। विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट वेयर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और द पार्टिसिपेटेड इन द बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, दैट मीन्स जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, जो पीजेंट थे, वो कृतज्ञ रहते थे अपने मालिक के प्रति, यानी कि स्वामी के प्रति, जो राजा होता था उसके प्रति ये लोग समर्पित होते थे। ये लोग हर एक वर्क को करते थे, उनके खेतों से लेकर के उनके हाउस होल्ड तक वर्क जो है वो किया करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर आर्मी के रूप में काम करते थे और रोड बिल्डिंग में वो लोग हेल्प करते थे। द चर्च टू स्टार्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड थिस। और इसके बाद जो है चर्च भी, सरकार के टैक्स लगाने के बाद चर्च भी उस पर ऊपर से टैक्स लगा रखी थी, जिसको कहते हैं थिस। याद रखना, फ्रॉम द पीजेंट, यानी कि चर्च के जो होते थे, मतलब क्रिश्चियंस, वे लोग भी किसानों पर अलग से टैक्स जो है लगा रखे, जिसको बोलते हैं थिस। एंड फाइनली द ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस और टू द स्टेट। इसके अलावा जो थर्ड स्टेट में जितने लोग हैं, आप देखें, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, कोटीज, लेबर्स, और जो हैं आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा मर्चेंट, आपको लॉयर्स, ठीक है, आर्टिसियन, सभी लोगों को टैक्स देना होता था। गवर्नमेंट को देना होता था और चर्च को भी देना होता था। नेक्स्ट है दीज इंक्लूडेड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल्स। देखिए यहाँ पर दो टैक्सेस हैं। आता है कि व्हाट डू नो अबाउट, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थिस एंड टाइल्स। तो जो टाइल्स टैक्सेस था वो थर्ड ग्रुप के सभी लोग पे करते थे गवर्नमेंट को, और जो थेसिस था, या जो तिस से बोलते हैं, वो जो टैक्स था वे केवल चर्च मतलब लेता था पीजेंट से। ओके, हाँ, नेक्स्ट है एंड द मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच वी आर लिव्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस लाइक साल्ट और टबैको। इसके अलावा जो लोगों के जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, नमक, उस पर भी अलग से टैक्स लगा होता था। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन। और जितने भी खर्च आते थे, उस खर्च को मेंटेन करने के लिए सरकार केवल थर्ड स्टेट के लोगों पर ही टैक्स जो है टैक्स का रेट बढ़ा देती थी। ऐसा नहीं कि भाई चलो कुछ टैक्सेस जो है सेकेंड या फर्स्ट स्टेट में भी लगाया जाए, ऐसा नहीं, केवल थर्ड स्टेट के लोगों पर ही टैक्स की अमाउंट जो है हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक इमेज दिखाऊं। इस इमेज में एक पीजेंट्स है
और अपने लैंडलॉर्ड्स को क्या करता है, अपने उनके लिए सब कुछ यानी खाने पीने के लिए सारे चीज़ें, नमक दाल जो भी है, सलाद वगैरह, यानी कि ईच एंड एवरी मटेरियल जो है अपने क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है। हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1.1 जो है या 1.2 कह सकते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, यानी कि जीवन जीने के लिए क्या करना, आपको स्ट्रगल करना होगा। अगर अदरवाइज आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो आप जीने के लायक या जीने के योग्य नहीं हैं। देखते हैं, आइए इसमें पेज नंबर आपका 5 है, कंटिन्यू है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789। देखिए, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई होती है वो कैसे इंक्रीज होती है। सबसे बड़ी बात है कि सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका कम है या अगर कंटिन्यू भी उसी रेट से है, बट पॉपुलेशन अगर डे बाय डे आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहा तो क्या होगा, अगर आपका इनकम जो है ग्रोथ करे तो आपकी महंगाई जो है कम होगी। लेकिन आपकी इनकम जो है फिक्स उसी रेट्स पे कंटिन्यू चल रहा है और पॉपुलेशन आपका ग्रोथ कर रहा है, इसका जाहिर सी बात है कि आपके कंट्री में या आपके फैमिली में सिंपल मान लीजिए तो क्या होगा, आर्थिक परेशानी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर देखा गया है कि 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो मात्र 23 मिलियंस थी, जबकि आपको 1789 में वो कितना हो चुकी थी, 28 मिलियन आपकी पॉपुलेशन हो चुकी थी। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज ऑफ द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो आपको हर एक चीज़, ईच एंड एवरी थिंग की जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेंगी तो और कंज्यूमशन और प्रोडक्शन कम होगा, जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड। और जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का, जितनी डिमांड थी यानी जिस रेशियो में पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही थी उस रेशियो में फूड ग्रेन्स की डिमांड नहीं हो पा रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ, जो लोगों की भोजन है, मुख्य भोजन है ब्रेड, वो उसकी कीमत डेली क्या हो रही थी, रैपिडली ग्रोथ हो रही थी, डेली वो बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एट द लेबर्स इन द वर्कशॉप व्हिच वंस फिक्स देयर वेजेज। यानी कुछ बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कंपनी में जॉब करते थे, एम्प्लॉय करते थे, जो अपना सैलरी खुद ही फिक्स किया करते थे। बट वेजेज डिड नॉट कीप द पीस विद द राइज इन द प्राइस। लेकिन कुछ लोगों का जो कुछ लेबर थे उनकी पेमेंट तो गवर्नमेंट ने बढ़ाई, मतलब राइज की बढ़ाया, लेकिन जितनी ढंग से महंगाई बढ़ रही थी उस ढंग से उसकी जो सैलरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आपकी सैलरी जो है, सपोज दैट कि अगर मान चलते हैं आपकी सैलरी 500 है, 500 पर डे के हिसाब से आप जॉब करते हैं, आपको मिलता है। और इस 500 में मान चलिए कि आज आप, ठीक है, या आज से पहले आप 10 वर्ष पहले की बात करते हैं कि अगर 500 में आप कोई भी चीज़ 1 क्विंटल यानी कि 100 kg परचेज कर लेते थे, ठीक है, और इससे आप मांग चलो कि 30 डेज आराम से आप उस पर मतलब अपना काम जा देते हैं। अब क्या हुआ कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स आपकी जो सैलरी है मांग चलो कि 700 हो गई, ठीक है, या सपोज दैट कि आपको 1000 ही हो गया, मान लो डबल सैलरी हो गई। हालांकि ऐसा होता नहीं था, मान लो कि सैलरी में केवल आपको 700 हुआ, जो 200 प्लस हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइसेस बढ़ी कीमतों की, वो क्या हो गया, वो आपको 200 से आपको 300 kg हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग जो प्राइस का, जो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए उसका जो सैलरी इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट्स है वो आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, यानी कि उसके बराबर नथिंग है। तो वहाँ पर भी था कि वो जो फिक्स था उसमें इंक्रीज हुआ, लेकिन जो मतलब प्राइसेस बढ़ रहे थे फूड ग्रेन्स का, उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इस प्रकार जो है गरीब और गरीब होते चले गए और धनी होते चले गए। ओके, थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर थ्रॉट एंड हेल्थ रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये समस्याएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब कभी मौसमी, यानी कि जब कभी आपको अटेंडम कुछ सूखा, अकाल
या महामारी जैसी समस्या आती थी तो महंगाई की मार और लोगों पर ज़्यादा पड़ती थी। ओके, लेड टू subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime। और इस प्रकार से पुराने जो समय से और ही इस प्रकार जो है क्राइसिस होते चली आ रही थी। देखिए, किसी भी चीज़ का जो है महंगाई अगर बढ़ती है, ठीक है, और ऐसे में गवर्नमेंट हेल्प नहीं करता है तो क्या होता है, लोगों में नाराज़गी होती है, लोगों में मतलब असंतोष की भावना होती है, जो राजा के प्रति लोगों का उग्र विचार होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं, अभी हमारे कंट्री में देख रहे हैं कि डीजल या पेट्रोल के साथ साथ और सारी चीज़ें हैं जो किस तरह से उसके रेट हाई होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रति लोगों का गुस्सा आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो उस प्रकार फ्रांस में भी वही हुआ था। स्टार्टिंग में जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा तो उसके खजाने खाली थे, और खजाने के खाली होने के साथ साथ उस पर और सारे लोड भी थे। कई वर्षों युद्ध चलने के साथ उस पर और ज़्यादा लोन हो गए थे, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी फूड ग्रेन्स की कि लोग जो है सरकार से नाखुश थे, और टैक्स का जो देने की प्रक्रिया थी वो केवल एक ग्रुप के लोगों को देना था जो काफ़ी इनका रिसोर्स अच्छा नहीं था, जबकि जिनका रिसोर्स अच्छा था, जो देने में सक्षम थे, उन पे कोई टैक्स वगैरह, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लोग थे। ओके, तो हम फिर बात करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, और आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। कुछ डाउट्स है तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, पूछते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।